हेलो स्टूडेंट्स, पीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं समाजशास्त्र की कक्षा में। और ये जो समाजशास्त्र की कक्षा है, आप सभी लोगों को पता है कि हम चला रहे हैं सेट, एमपी सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। समाजशास्त्र विषय के साथ ही एमएसडब्ल्यू के जो स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स इस बार एमपी सेट की जो परीक्षा देंगे वो समाजशास्त्र विषय से ही देंगे, और उसके बाद एपी की जो परीक्षा है वो समाजशास्त्र विषय से ही होती है एमएसडब्ल्यू वालों के लिए भी। तो एमए सोशोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं और एमएसडब्ल्यू वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों को ही समाजशास्त्र पढ़ना है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और इसलिए हमने समाजशास्त्र विषय की जो कक्षा है वो स्टार्ट कर दी है, और इसमें हमने यूनिट नंबर 1 प्रारंभ कर दी थी। यूनिट नंबर 1 में आप सभी लोगों को मालूम है कि समाजशास्त्री विचारक हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण एक एस्पेक्ट है समाजशास्त्र का। समाजशास्त्री विचारक यदि आप बेहतर तरीके से समझ लेते हैं तो आप पूरा समाजशास्त्र, उसका सैद्धांतिक दृष्टिकोण, उसका तथ्यात्मक पक्ष, सैद्धांतिक पक्ष सभी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। यूनिट नंबर 1 में हमने शास्त्रीय समाजशास्त्री परंपराएं ये प्रारंभ कर दी थी, और इसमें 3 विचारक हैं। एक हैं दुर्खीम, दूसरे मैक्स वेबर, और तीसरे कौन से हैं? कार्ल मार्क्स। तो पिछले 2 लेक्चर से हमने दुर्खीम को प्रारंभ कर दिया था, और दुर्खीम में जो पुराने लेक्चर्स जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं, वो यूट्यूब चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं उसे। चलिए, दुर्खीम का एक बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है या उनका बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और वो कौन सा है? सामाजिक तथ्य। इसे हम आज प्रारंभ करेंगे। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की जो अवधारणा दी थी वो समाजशास्त्र की विषय वस्तु के संदर्भ में दी थी। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को जो बाकी के सामाजिक विज्ञान थे उससे अलग करने का काम किया था, जो काम कॉम्टे नहीं कर पाए थे। इसलिए यदि आपसे पूछने में आता है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सबसे पहली बार पृथक किसने किया था अन्य सामाजिक विज्ञानों से, तो आपका आंसर क्या रहेगा? इमाइल दुर्खीम। और दुर्खीम ने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु बताई थी वो विषय वस्तु यही बताई थी, और उनका ये कहना था कि समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक तथ्यों के बारे में है, यानी समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करेगा। तो ये जो टॉपिक है सामाजिक तथ्य, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछते ही हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताई थी दुर्खीम ने, जब उन्होंने बोला कि सामाजिक तथ्य, तो सामाजिक तथ्य से दुर्खीम का क्या अभिप्राय था? ये जो शब्द है तथ्य, सामाजिक तथ्य के पहले हम थोड़ा सा तथ्य शब्द यानी फैक्ट, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आप जब भी कोई परीक्षा देते हैं, चाहे वो एमपीपीएससी की परीक्षा दें, सेट की, एपी की, कोई भी परीक्षा दें, तो उसमें आपको जानकारी होती है कि 2 प्रकार से प्रश्न पूछने में आते हैं ज़्यादातर। नंबर 1 तथ्यात्मक प्रश्न, और दूसरे कैसे होते हैं? एनालिटिकल प्रश्न होते हैं, यानी कि विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं। तथ्यात्मक जो प्रश्न होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनका उत्तर बदला नहीं जा सकता। आप कितने बार भी उसे चेक करेंगे तो क्या रहेगा? उसका आंसर क्या आने वाला है? एक ही आने वाला है। जैसे यदि आपसे ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो ये एक तथ्यात्मक प्रश्न है। यदि आपसे पूछा जाए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये तथ्यात्मक प्रश्न है, इसके उत्तर फिक्स हैं। ठीक है, तो जो तथ्य है, तथ्य कैसा होता है? एक फिक्स डेटा की कैटेगरी में आ जाता है। विज्ञान के हिसाब से यदि हम देखें तो जो तथ्य है उसका यदि हम कहना चाहिए कि कलेक्ट करते हैं तथ्य को, या तथ्य का हम परीक्षण करते हैं, तो परीक्षण करने के साथ साथ उसका पुनर्परीक्षण भी किया जा सकता है। पुनर्परीक्षण से मतलब क्या होता है कि आप कोई भी फैक्ट है उसे बार बार उसका परीक्षण करके देख सकते हैं, और उसकी सत्यता को परख सकते हैं, और बार बार वही उसका मतलब उसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो एक ही है। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, ये अपने आप में एक तथ्य है।
ये भूगोल का तथ्य है। या किसी भी वस्तु को जब हम छोड़ देते हैं स्वतंत्र रूप से, तो गुरुत्वाकर्षण बल के चलते वो ऊपर से नीचे गिरती है। ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में तथ्य हैं और इनका पुनर्परीक्षण, री एग्जामिनेशन किया जा सकता है। और बार बार, जितनी बार भी आप इनका पुनर्परीक्षण करेंगे तो क्या होगा? इनका जो रिजल्ट आएगा वो एक समान परिस्थितियों में एक जैसा ही आएगा। तो वो सब क्या कहलाते हैं विज्ञान के दृष्टिकोण से? तथ्य। एक ऐसी घटना है या एक ऐसा आंकड़ा है जिसका पुनर्परीक्षण किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक तथ्य। तो दुर्खीम ने कौन सा दृष्टिकोण अपनाया था? वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया था। और दुर्खीम ने यह बोला था कि जितने भी प्राकृतिक विज्ञान हैं, जितने भी प्राकृतिक विज्ञान हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, ये जितने भी प्राकृतिक विज्ञान हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? इनके विषय वस्तु से जुड़े हुए तथ्यों का अध्ययन कर रहे हैं, उनका परीक्षण कर रहे हैं और उनका पुनर्परीक्षण कर रहे हैं। इस कारण से क्या है? समाजशास्त्र को भी क्या करना चाहिए? उसकी जो विषय वस्तु से संबंधित तथ्य हैं उसका बार बार अध्ययन करना चाहिए और बार बार पुनर्परीक्षण करना चाहिए। सो दैट दुर्खीम ने कौन सी अवधारणा दी? सामाजिक तथ्य की। और दुर्खीम ने यह बोला कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्य है, यानी हमें वैज्ञानिक विधि से क्या करना है? कोई भी समाजशास्त्री उसे वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए किसका अध्ययन करना है? समाज में जितने तथ्य हैं, दुर्खीम उनको क्या बोलते हैं? सामाजिक तथ्य के नाम से उनको जाना जाता है। दुर्खीम उनको सामाजिक तथ्य बुलाते हैं। कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विधि से, यानी हम प्रत्यक्षवादी विधि से किसका अध्ययन करेंगे? सामाजिक तथ्यों का ही अध्ययन करेंगे। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य को डिफाइन भी किया है। किस तरीके से डिफाइन किया है? दुर्खीम ने अपनी पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। तो एक प्रश्न तो यहीं से बन जाता है कि द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो ध्यान रखिएगा, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। सोशोलॉजिकल मेथड यानी कि समाजशास्त्री पद्धति और उसके नियम। तो दुर्खीम ने इस पुस्तक में समाजशास्त्री पद्धति के नियम बताए हैं, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। और इसी में दुर्खीम ने किसकी चर्चा करी है? सामाजिक तथ्यों की चर्चा की है। बुक कब आई थी? 1895 में। तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक तथ्यों के बारे में पूछने में आता है कि सामाजिक तथ्यों का वर्णन दुर्खीम ने किस पुस्तक में किया है? तो रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में किया है। रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड जो बुक है, ये कितने भागों में विभाजित है? 6 अध्यायों में। यानी इसके टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 6 चैप्टर्स हैं। हो सकता है कई बार कठिन प्रश्नों की कैटेगरी में इस प्रकार के प्रश्न पूछने में आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य को परिभाषित किया है। परिभाषा देते हैं, क्या बोलते हैं? सामाजिक तथ्य काम करने का वह ढंग है या तरीका है जो निर्धारित हो। निर्धारित हो से मतलब क्या है? कि आपको अपने तरीके से निर्धारित नहीं करना है। सामाजिक तथ्य क्या है? कार्य करने का एक ऐसा तरीका है जो निर्धारित है, यानी हमें अपना दिमाग लगाने की उसमें आवश्यकता नहीं है, निर्धारित है। अथवा अनिर्धारित, ठीक, निर्धारित हो अथवा अनिर्धारित। अनिर्धारित कब होगा? जबकि आप किसी नए तथ्य का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना, तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है? अनिर्धारित। जो व्यक्ति पर एक बाहरी दबाव डालने के योग्य हो। यानी क्या है? ये जो सामाजिक तथ्य होता है ये क्या करता है? व्यक्ति के ऊपर बाहरी दबाव भी डालता है। दबाव कैसा डालता है? कि आपको वो जो नियम है या जो काम करने का तरीका है वो क्या है? वो उसी तरीके से ही आपको काम करना पड़ेगा। तो बाहरी दबाव डालने के योग्य हो अथवा काम करने का वह तरीका हो जो एक निर्दिष्ट समाज में, निर्दिष्ट समाज से मतलब क्या हो जाता है? कि कोई एक विशेष या विशिष्ट समाज है, जैसे कि हम बोल सकते हैं भारतीय समाज, या हम बोल सकते हैं कि पश्चिमी समाज, या ग्रामीण समाज, नगरीय समाज। तो जो एक निर्दिष्ट समाज में सर्वत्र कैसा है? सामान्य है। यानी सामाजिक तथ्य के बारे में दुर्खीम क्या बोलते हैं? ये कैसे होते हैं? ये
सामान्य होते हैं, यानी कि आपको प्रत्येक समाज में मिलेंगे। और साथ ही व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र उसका अपना अस्तित्व बना रहता हो। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति से मतलब क्या है? समाज में जितने भी सदस्य हैं उनकी स्वयं की निजी अभिव्यक्ति, उनके स्वयं के निजी विचार, ये क्या कहलाते हैं? ये व्यक्तिगत अभिव्यक्तियां या व्यक्तिगत विचार कहलाते हैं। तो दुर्खिम बोलते हैं कि ये व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से क्या होता है? स्वतंत्र। स्वतंत्र से मतलब क्या है? उनके ऊपर है वो, यानी व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों, यानी एक समाज और समाज में यदि 1000 लोग हैं और 1000 लोगों की अपनी व्यक्तिगत जो सोच है उस सोच से हटकर क्या होता है, ठीक है? यानी जो सामाजिक तत्व है वो लोगों की व्यक्तिगत सोच से हटकर के रहता है, यानी उससे कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। तो कुल मिलाकर के यदि हम डेफिनेशन देखें यहाँ पे, तो सामाजिक तथ्यों को लेकर के हमें कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। एक तो क्या है? काम करने का तरीका निर्धारित या अनिर्धारित, ज़्यादातर केस में क्या होता है? निर्धारित होता है। दूसरा, वो समाज के ऊपर या व्यक्ति के ऊपर क्या करता है? दबाव डाल देता है। तीसरा क्या हो जाता है? सामान्य तरीका है वो। तरीका कैसा है? सामान्य है। सामान्य से मतलब सभी जगह मिलेगा। और इसके अलावा क्या है? उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वो लोगों के व्यक्तिगत विचारों के साथ बंधा हुआ नहीं है। ये क्या कहलाता है? तुर्की में बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम? सामाजिक तथ्य के नाम से इसे जानते हैं। दुर्किम ने सामाजिक तथ्य के उदाहरण दिए हैं। उनका कहना है जितनी भी वस्तुएं हैं, जो कुछ भी मनुष्य ने निर्मित किया है, सारी वस्तुएं, ये भी सामाजिक तथ्य हैं। और इसी के साथ साथ दुर्किम क्या बोलते हैं? वो, ये तो कैसा पक्ष हो गया? मूर्त पक्ष हो गया। इसके साथ साथ दुर्खिम इसमें अमूर्त पक्ष को जोड़ते हैं, और अमूर्त पक्ष को दुर्खिम बोलते हैं कि ये सामाजिक तथ्य है, ये व्यक्ति के ऊपर दबाव डालता है। जैसे समाज के मूल्य, समाज के प्रतिमान, समाज में उपस्थित विश्वास, कानून, परंपरा, प्रथा, ये सब क्या है? ये सब सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में सम्मिलित होते हैं। जैसे कि मूल्य प्रतिमान की यदि हम चर्चा करें, तो भारत के जो सामाजिक मूल्य हैं, भारत के सामाजिक मूल्य, जैसे भारत में परिवार से संबंधित मूल्य हैं, तो कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति जो होता है उसे परिवार से संबंधित मूल्यों का पालन करना पड़ता है। या भारत में विवाह से संबंधित मूल्य है, बहुत सारे हैं, ठीक है? इनका पालन लोगों को करना ही पड़ता है। तो ये सामाजिक तथ्य की श्रेणी में सम्मिलित होते हैं। धर्म, तुर्की में क्या बोलते हैं? धर्म भी क्या है? धर्म भी एक सामाजिक तथ्य है, और ये व्यक्ति के ऊपर दबाव डालता है। ये सामान्य है, आपको हर एक समाज में विवाह मिलेगा, हर एक समाज में धार्मिक व्यवस्था मिलेगी, साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था, ठीक है? शिक्षा व्यवस्था, ये क्या मिलेगा? हर एक समाज में आपको मिलने वाला है। दुर्कीम इन सबको क्या बोलते हैं? इन सबको सामाजिक तथ्य के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सभी समाजों में मिलेंगे। तो क्या हुआ? सामाजिक तत्व क्या है? एक नियम कानून। आप ऐसे समझना चाह रहे हैं, तो ये जितने भी नियम कानून हैं, भले चाहे वो लिखित रूप में है और चाहे वो अलिखित रूप में है, जितनी प्रथाएं, परंपराएं, धर्म है, शिक्षा है, जो इस समाज में है, और हमें उसका पालन करना पड़ता है। हम या समाज का कोई भी सदस्य उसका विरोध, उस नियम का, उस प्रथा का, उस परंपरा का विरोध नहीं कर पाता है। तुर्की क्या बोलते हैं? ये सब सामाजिक तथ्य हैं। नेक्स्ट, तुर्की क्या कहते हैं? वह वस्तु जो व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, यानी सब्जेक्टिव, यानी उसका वर्णन सब लोग अलग अलग तरीके से जो करें वो नहीं है। वस्तुनिष्ठ भी नहीं है। वस्तुनिष्ठ मतलब कि एक ही तरीके से वस्तुनिष्ठ, जैसे कि नीम कड़वा होता है तो ये एक वस्तुनिष्ठता है। तो द्रव्यम क्या बोलते हैं? तो जो व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, जो वस्तुनिष्ठ नहीं है, और साथ ही साथ जो व्यष्टि, यानी किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार या कोई इंडिविजुअल पर्सन, और ना ही वो है, यानी जो ना तो व्यक्तिनिष्ठ है, जो ना तो वस्तुनिष्ठ है,
और जो ना तो व्यष्टि है। तो जो पूरे जितने भी समाज में प्रथा, परंपरा, नियम, कानून या समाज का जो भी पक्ष है, उसमें से इन तीनों को आप माइनस कर दीजिए, तो जो बचा हुआ है तुर्की क्या बोलते हैं, वह सामाजिक तथ्य है। ठीक है ना। यानी समाज में जो कुछ भी अमूर्त पक्ष है समाज का, उसमें से आप क्या करें, आप माइनस कर दीजिए व्यक्तिनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता और व्यष्टि। तो जो बचा हुआ है दुर्गम क्या बोलते हैं, सामाजिक तथ्य है वो। ठीक है। और उसी का ही समाजशास्त्र को अध्ययन करना है। ठीक है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछने में आ सकता है। ये तथ्य विशेष के न होकर संपूर्ण समाज की धरोहर, विरासत और संपत्ति होते हैं। यानी देखिए क्या होता है, कोई भी सामाजिक तथ्य है वो किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं जुड़ता है। क्या रहता है, वो पूरे समाज के साथ जुड़ता है और उस पूरे समाज की धरोहर होता है, विरासत होता है या उसकी संपत्ति होता है। जैसे कि आपको मैंने अभी हाल बताया कि हिंदू धर्म में विवाह क्या है, विवाह एक धार्मिक संस्कार है। विवाह को क्या मानते हैं, धार्मिक संस्कार है। ठीक है। तो ये जो धार्मिक संस्कार है, विवाह एक धार्मिक संस्कार के रूप में है। ये हिंदू समाज का क्या है, हिंदू समाज की धरोहर है, उसकी विरासत है। ये किसी एक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। क्या है, ये पूरे हिंदू समाज के साथ या भारतीय समाज के साथ जुड़ा हुआ पक्ष है। नेक्स्ट, अब बात करें तुर्खीम सामाजिक तथ्यों की, जो हमने परिभाषा पढ़ी थी उसमें क्या है, कुछ विशेषताएं हमने देखी थी, उन विशेषताओं के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लें। आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में कि दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो दुर्खीम क्या बोलते हैं, सामाजिक तथ्यों में क्या होता है, बाह्यता होती है। बाह्यता से मतलब क्या है कि व्यक्तिगत चेतना से बाहर। देखिए जैसे कि यदि हम एक उदाहरण लें, उदाहरण और हम बात करें विवाह, ठीक है, और यहाँ पे हम चर्चा करते हैं विवाह के नियमों की, विवाह के नियम। ठीक है। यदि हम देखें विवाह के नियमों का निर्माण किसने किया है, तो कहीं ना कहीं उद्विकासीय परंपरा में, ठीक है, कभी न कभी विवाह प्रारंभ हुआ होगा। तो किसने किया है, मनुष्यों ने किया है। यानी विवाह के नियम क्या हो चुके हैं, विवाह के जो नियम है मनुष्यों द्वारा निर्मित है। ठीक, बहुत लंबे समय के बाद ये नियम निर्मित हुए। ऐसा नहीं है, आज के कानून की तरह नहीं है कि बैठे और लिखित कर दिया, संसद से पास हो गया। अलिखित है, हजारों वर्षों में इस प्रकार के नियम अपने आप बनते गए। अब समाज क्या होता है, समाज, समाज को यदि हम बात करें तो समाज में कौन रहेगा, समाज में बहुत सारे मनुष्य रहेंगे। ठीक है ना। इन्हीं लोगों ने मिलकर के क्या किया है, विवाह के नियमों का निर्माण किया है। लेकिन अब ये जो नियम निर्मित हो चुके हैं, ये नियम अब इन इंडिविजुअल व्यक्तियों की शक्ति से ऊपर हो चुके हैं और अब लोग इन नियमों को नहीं बदल सकते हैं। कितना भी कुछ भी कर लिया जाए, ये नियम अब व्यक्ति की शक्ति के बाहर हो चुका है। तो जो बाह्यता होती है, बाह्यता से मतलब क्या होता है कि व्यक्तियों की शक्ति के बाहर, भले ही चाहे उसका निर्माण व्यक्तियों ने ही किया है, लेकिन क्या है कि अब वो उनकी शक्ति से बाहर हो चुका है। और इसलिए ये जो नाम आया, दुर्किम ने क्या बताया कि बाह्यता का मतलब क्या है, व्यक्तिगत चेतना से बाहर। व्यक्तिगत चेतना से मतलब क्या है कि यदि समाज में 1000 लोग रहते हैं और उनकी ये इच्छा है कि विवाह के ये जो नियम है ये बदल जाए, तो अभी वो संभव नहीं है। यानी उनकी जो व्यक्तिगत चेतना है, उनकी जो व्यक्तिगत इच्छा है, उससे वो बाहर हो चुका है और उसकी शक्ति, अब व्यक्तियों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो उसे बदल दें। तो ये व्यक्तिगत चेतना से बाहर होते हैं। तुर्कीम का एक कंसेप्ट है व्यक्तिगत चेतना और सामूहिक चेतना, ये हम पढ़ेंगे आगे जा करके।
सामूहिक चेतना व्यक्ति को प्रभावित करती है और परिणाम स्वरूप सामूहिक चेतना ही व्यक्तिगत चेतना बन जाती है। तो एक्चुअली यदि ये देखा जाए कि अभी हमने देखा कि विवाह के नियम, तो ये जो विवाह के नियम है ये क्या हो चुके हैं, ये सामूहिक चेतना क्या बन चुके हैं, सामूहिक चेतना बन चुके हैं। पहली बात तो क्या है कि भारतीय समाज में सबसे पहली बाध्यता क्या है कि विवाह करना जरूरी है। लोग विवाह का विरोध कर देते हैं, हम नहीं करेंगे, तो ज्यादा उनकी संख्या 1% लोग भी नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो क्या है, विवाह करने की बाध्यता, और विवाह की एक रीति फिक्स है कि हम उसी रीति से ही विवाह करते हैं। तो विवाह के नियम क्या है, ये सामूहिक चेतना का उदाहरण है। अब क्या हो चुका है, ये जो सामूहिक चेतना है ये लोगों ने इस तरीके से अपना ली है कि ये सामूहिक चेतना किस में कन्वर्ट हो गई है, व्यक्तिगत चेतना में। और लोग अब ये जानने लगे हैं, इस बात पर भरोसा करने लगे हैं कि हाँ ये यही सही है। ठीक है, इसलिए तुर्कीम क्या बोलते हैं कि जो सामूहिक चेतना है वो क्या होती है, व्यक्तिगत चेतना को प्रभावित कर देती है। तो सामाजिक की पहली विशेषता क्या हो जाएगी, बाह्यता, यानी व्यक्तियों की इंडिविजुअल शक्ति से बाहर। दूसरी बात, दुर्खिम बोलते हैं कि ये जो बाह्यता है, बाह्यता होती है, ये एक इस कारण से भी है क्योंकि जो प्रत्येक व्यक्ति है ऐसे समाज में जन्म लेता है जिसका पहले से ही एक निश्चित संगठन या संरचना होती है। देखिए, समाज समाज में कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो उसके पैदा होने के पहले ही उस समाज में विवाह के नियम, धर्म के नियम, मूल्य प्रतिमान, विश्वास व्यवस्था ये पहले से ही बनी हुई है। ठीक, वो हजारों वर्ष पहले से बन चुकी है। व्यक्ति पैदा होता है, 100 साल जिंदा रहेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, उसे इन नियमों को मानना ही पड़ जाएगा। वो नियमों को नहीं बदल सकता है क्योंकि इन नियमों को बदलना यानी एक 1000 वर्ष पुरानी जो परंपरा है उसे बदलना। ऐसा नहीं है कि कुछ परंपराएं नो डाउट ऐसी होती हैं जो समाज के व्यक्ति जब ये देखने लगते हैं कि हाँ ये समाज के बिल्कुल ही 100% विरोध में आ चुकी है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो तो अपने आप समाप्त हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर समाज के केस में क्या है कि जैसा मैंने आपको बताया, विवाह हो गया, धर्म हो गया, शिक्षा, ये सब क्या है, ये पहले से ही है। हम समाज में पैदा हुए और शिक्षा एक सामाजिक तथ्य है और इसे प्राप्त करना ही पड़ेगा। ठीक, बच्चे को माता पिता जैसे ही वो थोड़ा बहुत बड़ा होता है 3-4 साल का और उसको स्कूल पहुंचा देते हैं, नहीं पढ़ता है तो मार मार के पहुंचाते हैं। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था क्या है, सामाजिक तथ्य है। और धर्म, धर्म का पालन करना, सारे नियम कानून, क्यों, क्योंकि ये हमारे पैदा होने के पहले से ही समाज में चलन में है। नेक्स्ट, सामाजिक तथ्य में क्या होता है, बाध्यता होती है। जैसा कि अभी आपको पहले बताया था डेफिनेशन में, ये व्यक्ति के ऊपर दबाव डालता है। ठीक है, हिंदू धर्म में या कोई भी धर्म है उसमें जो धार्मिक प्रणाली है, धार्मिक प्रणाली व्यक्तियों के ऊपर बाध्यकारी प्रभाव डालती है कि आपको ऐसा ही करना पड़ जाएगा। इसके अलावा आप इससे हट करके काम नहीं कर सकते हैं। भारतीय समाज में यदि आपको परिवार में या आपको अपने परिवार का निर्माण करना है, परिवार से मतलब क्या है कि आपको बच्चे पैदा करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो रीति रिवाज है उस रीति रिवाज से विवाह करना पड़ेगा। आप यदि ये सोचते हैं कि बिना विवाह किए आप किसी भी महिला के या पुरुष, महिला सोचती है वो पुरुष के साथ रह लेगी और वो दोनों मिलकर के बच्चे पैदा कर लेंगे और समाज में ससम्मान जी लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। और उनको विवाह की बाध्यता रहेगी, उन्हें विवाह करना ही पड़ जाएगा, नहीं तो समाज के लोग मिलकर के उनका विवाह करवा देंगे। तो ये सब क्या है, ये सब सामाजिक बाध्यता है। आप जिस समाज में रहेंगे उस समाज के जो मूल्य प्रतिमान है उसे मानने की बाध्यता आपको रहेगी। आप मन से भले ही चाहे कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन बाध्यता रहेगी। तो सामाजिक तथ्य क्या होता है, सामाजिक तथ्य में क्या होता है, बाध्यता होती है। और दुर्खिम क्या बोलते हैं, ये जो बाध्यता है व्यक्ति के व्यवहार को समाज के मानक और मूल्यों के अनुरूप बनाने के लिए अभिप्रेरित करती है। क्योंकि आप बाध्यकारी रूप में क्या करेंगे,
इसका पालन करेंगे, सामाजिक तथ्यों का पालन करेंगे। इसलिए क्या है, धीरे धीरे क्या होता है कि हम समाज के जो मूल्य प्रतिमान हैं उनका पालन करने के अनुरूप बन जाते हैं। शुरुआत में दबाव के रूप में हम उसका पालन करते हैं, धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है और उसके बाद हमें अपने ऊपर कोई दबाव महसूस नहीं होता है और हम एक कहना चाहिए नॉर्मल वे में उसका पालन करते जाते हैं। लेकिन आप उसे तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते, ये बाध्यता की श्रेणी में सम्मिलित है। व्यक्ति द्वारा सामाजिक तथ्यों की अवहेलना करने पर उसे समाज के दंड को भुगतना पड़ेगा। तो दुर्कीम क्या बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति समाज के जो तथ्य हैं उनकी अवहेलना नहीं कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि किसी ने बोल दिया कि मुझे तो विवाह नहीं करना है, तो ठीक है, वो अड़ी गया, नहीं करना है उसे विवाह, लेकिन उसे समाज का दंड भुगतना पड़ेगा। दंड से मतलब कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, लेकिन समाज अनौपचारिक रूप से यदि कोई व्यक्ति विवाह नहीं करता है तो लोग क्या करते हैं, पीठ पीछे 100 तरीके की बातें करते हैं। कह रहे इसके अंदर कोई कमी होगी तभी इसने विवाह नहीं किया, इसको शायद कोई लड़की नहीं मिली इसलिए इसने विवाह नहीं किया, या किसी भी प्रकार से, या उसके पीछे उसकी हंसी उड़ाएंगे। ठीक है, उसे ये बोलेंगे कर लो नहीं तो बुढ़ापे में तुम्हारा कौन साथ देगा, ऐसा वैसा, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो समाज का कोई भी नियम यदि व्यक्ति तोड़ता है तो क्या किया जाएगा, उसकी उसके विरुद्ध दंड रहेगा। दंड हंसी मजाक और मतलब हंसी मजाक से मतलब दूसरे की हंसी उड़ाने से, उपहास उड़ाने से प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा समाज के प्रथाओं परंपराओं का यदि कई बार आपने कहना चाहिए उसका विरोध कर दिया या उसको तोड़ दिया, जैसे हम यदि अपने देश की चर्चा करें, भारत देश की चर्चा करें, तो यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है, अंतर जातीय विवाह यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कर लिया जाता है तो ऐसे में समाज कई बार बड़ा दंड भी दे देता है और उन्हें जात से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है ना, उनको ये बोल दिया जाता है कि आप अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और निकलिए यहाँ से, और यदि यहाँ पर रहना है तो ना तो समाज में आपको कोई बुलाएगा और ना ही आपके यहाँ कोई नहीं जाने वाला है। तो इस प्रकार के प्रतिबंध यानी कि सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार, इस प्रकार के बहिष्कार हो जाते हैं। और यदि आपने कोई ऐसा सामाजिक तत्व जो लिखित रूप में है उसको यदि आपने उसका कहना चाहिए कि उसका विरोध कर दिया, उसको तोड़ दिया, तो लिखित आप पर जो कार्रवाई होगी वो कैसी होगी, वो लिखित कार्रवाई होगी, यानी कि जो लॉ बना हुआ है उसकी कार्रवाई होगी। ठीक है, तो सामाजिक तत्वों की अवहेलना करना, तो क्या रहने वाला है, आपको दंड मिलेगा ही सही। नेक्स्ट, सामाजिक तथ्यों का उद्गम स्थापित सामाजिक संगठनों में ही होता हो, ऐसा नहीं है। अब देखिए दुर्कीम का ये कहना है कि सामाजिक तथ्य कहाँ से आते हैं, तो बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, समाज भी अपने आप में हम संगठन के रूप में देख सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक संगठन होते हैं, शैक्षणिक संगठन होते हैं, राजनीतिक संगठन होते हैं, आर्थिक संगठन होते हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन भी होते हैं। तो सारे सामाजिक तथ्य यहीं से ही निकलते हैं। लेकिन दुर्कीम का क्या कहना है कि सारे सामाजिक तथ्य सामाजिक संगठन से आए, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी सामाजिक तत्व हैं जो सामाजिक संगठनों की तरह स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन उनका अन्य सामाजिक तथ्यों की तरह ही व्यक्ति के ऊपर क्या होता है, वर्चस्व होता है और वस्तुनिष्ठता होती है। दुर्कीम ने क्या बोला है, ऐसे तथ्यों को सामाजिक धाराएं के नाम से जाना है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि सामाजिक धाराओं के बारे में कौन चर्चा करता है, तो कौन है, दुर्कीम है। तो दुर्कीम सामाजिक धारा में उन तथ्यों को रखते हैं जो किसी विशिष्ट सामाजिक संगठन से जिनका जन्म नहीं हुआ है। अब देखिए सामाजिक धारा का एक उदाहरण, जैसे कि सपोज बाढ़, कहीं बाढ़ आ जाती है या कहीं कुछ भूकंप आ जाता है तो उससे विस्थापित लोग आ जाते हैं। सपोज कहीं भी बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, गांव में पानी भर गया, उससे विस्थापित होकर के लोग दूसरी जगह पर आ गए। तो एक बहुत सामाजिक तथ्य ये है कि ऐसे लोगों के प्रति जो विस्थापित होकर के आए हैं क्योंकि उनके यहाँ बाढ़ आ चुकी है, तो सहानुभूति होना, उनकी सहायता करना, उनको भोजन उपलब्ध करा देना, उनको आवास के लिए
या आप किसी भी प्रकार से समाज के जो भी सदस्य होते हैं, वो उनकी हर संभव मदद करते हैं। ये एक सामाजिक तथ्य है और इससे इसका विरोध नहीं किया जा सकता कि ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी गाँव में बाढ़ आ गई, उसके लोग विस्थापित होकर के दूसरे गाँव में आ गए, तो वो गाँव के लोग उनको भगाने लगे कि निकलो यहाँ से। ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या है, ये कब तक रहेगा? ये तब तक रहेगा जब तक कि बाढ़ है। जैसे ही वो बाढ़ समाप्त होती है, वो अपने गाँव में वापस चले जाते हैं, तो ये जो चीज़ है, ये समाप्त हो जाती है और लोग भूल जाते हैं उसको। ये हमेशा के लिए स्थापित नहीं है, इसलिए दुर्कीम क्या बोलते हैं, इनको सामाजिक धाराओं के नाम से जानते हैं। ठीक। नेक्स्ट, सामूहिक जीवन के विश्वासों, अभिवृत्तियों और व्यवहारों का सामूहिक रूप ही सामाजिक तथ्य है। यानी दुर्कीम क्या बोलते हैं कि सामाजिक तथ्य किसके साथ जुड़ा रहता है? सामूहिक जीवन के साथ जुड़ा रहता है और उसके जो विश्वास हैं, कोई भी विश्वास हो सकता है, उसका धर्म भी विश्वास का ही नाम है। उसकी जितनी अभिवृत्तियां हैं, व्यवहार करने के सामूहिक तरीके, देखिए इंडिविजुअल नहीं, व्यवहार करने के कैसे तरीके, सामूहिक रूप, उनको क्या बोला जाता है? सामाजिक तत्व। किसी एक विचारधारा को, यानी किसी व्यक्ति की कोई एक विचारधारा है, जब हम प्रत्येक व्यक्ति की चेतना में पाते हैं या कोई एक आंदोलन सभी व्यक्तियों द्वारा दोहराया जाता है, तो ये सामाजिक तत्व नहीं कहलाएगा। देखिए तुर्कीम का ये कहना है कि सामाजिक तत्व क्या है? सामूहिक जीवन की अभिव्यक्ति है। ये सामान्य रूप से मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी एक विचारधारा है, उस विचारधारा को किसी एक व्यक्ति ने प्रारंभ किया और उसे बहुत सारे लोग अपनाने लगे, ठीक है, लेकिन उसे सामाजिक तत्व दुर्कीम मानने से इनकार करते हैं क्योंकि वो सामान्य जीवन का हिस्सा नहीं है। कोई एक आंदोलन है या कोई भी एक विचार है, उसे बहुत सारे लोग शुरुआत कर देते हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन तब भी क्या रहेगा? वो सामूहिक जीवन का सामान्य अंग नहीं बन सकता। लोगों के विश्वास में, उनकी अभिवृत्तियों में, उनके व्यवहार में सम्मिलित वो नहीं है। यानी नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से उनके व्यवहार में वो सम्मिलित नहीं है। इसलिए दुर्कीम क्या बोलते हैं कि एक बात को यदि बहुत सारे लोग दोहराते हैं, तो वो ऐसे दोहराने से सामाजिक तथ्य नहीं बन जाता। नेक्स्ट, सामाजिक तथ्य कैसे होते हैं? पिछली पीढ़ियों से धरोहर के रूप में हमको मिलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हम जिस समाज में जन्म लेते हैं, वो उस समाज में पहले से ही क्या है? सामाजिक तथ्य चले आ रहे हैं, इसलिए हमको क्या मिलता है? हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दीपावली पर नए कपड़े पहनना है या नहीं पहनना है, इसमें आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, नए कपड़े ही पहनना। जब गणेश उत्सव चलेगा, गणेश चतुर्थी इत्यादि, तो प्रसाद में मोदक ही चढ़ेगा, इसमें आपको अपना अलग से दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, चला आ रहा है। नेक्स्ट, सामाजिक तत्व समाज की किसी ना किसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इसी कारण हम सामाजिक तत्वों में क्या होता है? सामाजिकता पाते हैं। ठीक है, तो सामाजिक तथ्य कैसा रहेगा? सामाजिक रहेगा, यानी समाज के हित में रहेगा और वो हमारी आवश्यकताओं की ही पूर्ति करता है। ठीक है, कहीं से कहीं तक वो गैर सामाजिक की श्रेणी में सम्मिलित नहीं हो सकता है। जैसे कि शिक्षा की यदि हम बात करें, तो शिक्षा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और इसलिए क्या है कि जो भारत सरकार है, वो क्या करती है? शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे काम करती रहती है। धर्म, धर्म से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अलग अलग तरीके से कहना चाहिए कि आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। धर्म क्या करता है? व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक मानसिक शांति और उसको आत्मबल प्रदान करता है। तो इससे दुर्कीम क्या बोलते हैं कि हमारी किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। इसलिए क्या है? सामाजिक तत्वों में क्या मिलेगा आपको? सामाजिकता जरूर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक तत्वों में सार्वभौमिकता होती है। सार्वभौमिकता से मतलब क्या है? एक दो लोगों के कहने से नहीं बनता है। कैसा होता है? सार्वभौमिक होता है और हर जगह मिलेगा। जैसे मैंने भी आपको बताया कि धर्म, विवाह है, ये क्या है? भले ही इनके रूप अलग अलग हों, लेकिन आपको हर जगह ये मिलेंगे सामाजिक तथ्यों के रूप में। सामाजिक तथ्यों में सामान्यता होती है। सामान्यता से मतलब क्या है? ये सामान्य रूप से हर जगह मिलेंगे।
सार्वभौमिकता और सामान्यता एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। तो कैसे मिलते हैं ये? सामान्यतया रूप में मिलते हैं, बड़े जनरलाइज्ड फॉर्म में मिलते हैं, कोई विशिष्ट कैटेगरी नहीं होती है इसकी, और ये बहुत सामान्य तरीके से हमारे जो दैनिक जीवन होता है उसका हिस्सा होते हैं। सामाजिक तत्व क्या है? समाज के आंकड़े हैं जो गुणात्मक रूप में पाए जाते हैं। देखिए, नॉर्मली जो आंकड़ा होता है, ठीक है, डेटा होता है, वो संख्यात्मक रूप में मिलता है, ठीक है। लेकिन दुर्खिम क्या बोलते हैं कि समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति में जब जब हम सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करेंगे तो संख्यात्मक रूप नहीं होता उसका, क्या होता है? गुणात्मक रूप। जैसे हमने बोला शिक्षा, धर्म, ठीक है ना, विवाह, परिवार, ये सब क्या है? ये सब गुणात्मक रूप हैं, इनके संख्यात्मक रूप कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, अब दुर्खिम ने बताया कि सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम, यानी जब सामाजिक तथ्यों का हम अवलोकन करेंगे तो क्या क्या नियमों का पालन करेंगे। पहली बात, तुर्की बोलते हैं सामाजिक तथ्यों को कैसे देखना है? वस्तुओं की तरह देखना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपसे पूछने में आ सकता है कि दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को किस प्रकार देखने के लिए कहा है। तो दुर्खिम क्या बोलते हैं कि वस्तुओं की तरह ही देखना है आपको। क्यों देखना है? क्योंकि विज्ञान क्या है? वस्तुओं का अध्ययन करता है, इसलिए सामाजिक तत्व भी समाजशास्त्री के लिए क्या होना चाहिए? वस्तु होना चाहिए, ठीक है। तो दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य को बिल्कुल वैसा ही प्रदर्शित किया है जैसा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जैसे कि यदि हम बात करें बॉटनी, बॉटनी में किसी वृक्ष का अध्ययन किया जा रहा है तो वृक्ष को एक वस्तु मान करके अध्ययन करते हैं, ठीक है। ऐसा ही तुर्की में कहना है कि जब आप समाज में आप जाति व्यवस्था का अध्ययन करें या धर्म का अध्ययन करें तो धर्म को एक वस्तु मान करके उसका अध्ययन करें, तभी उसका वैज्ञानिक अध्ययन कर पाएंगे। तो सामाजिक तथ्यों को किसकी तरह देखते हैं? वस्तुओं की तरह मानने की सलाह देते हैं। सामाजिक तथ्यों को विज्ञान की तरह समझने का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? कॉम्टे ने किया था, पूछ सकते हैं आपसे। यद्यपि उन्होंने इन तथ्यों को वस्तु के नाम से संबोधित नहीं किया था, और क्या बोला था? प्राकृतिक तथ्य। यानी जो काम्टे थे, काम्टे ने सामाजिक तथ्यों को क्या नाम दिया था? प्राकृतिक तथ्य बोला था, और उनको वस्तु के रूप में परिभाषित नहीं किया था। काम्टे के बाद स्पेंसर आए। स्पेंसर ने समाज को वस्तु की तरह नहीं समझा, और स्पेंसर विशुद्ध रूप से इसे क्या मान के चलते थे? मानवीय संगठन समझते थे। तो ध्यान रखिए, कॉम्टे ने तथ्यों को किस नाम से जाना है? वो कॉम्टे तथ्यों को क्या बोलते हैं? नेचुरल फैक्ट। और ये क्या मानते हैं स्पेंसर? मानवीय संगठन। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को क्या बोला? इनको वस्तु के समकक्ष देखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले दुर्खिम थे, इन्होंने क्या बोला? सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के समकक्ष देखना चाहिए। दूसरा नियम क्या बताते हैं कि सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों का उन्मूलन कर देना चाहिए। यानी जब आप सामाजिक तथ्यों का अवलोकन करें तो पूर्वाग्रह, यानी कि एक धर्म वाला व्यक्ति यदि दूसरे धर्म का अध्ययन करने जाता है तो अपने मन में किसी भी प्रकार से वो उसको लेकर के ना तो अनावश्यक रूप से कुछ नेगेटिव, ना ही अनावश्यक रूप से कुछ पॉजिटिव, इस प्रकार का पूर्वाग्रह ना रखे। जैसे नगरीय समाज का व्यक्ति ग्रामीण समाज का अध्ययन करने जाए तो वो ये सोच करके ना जाए कि अरे मुझे कहाँ भेज दिया गया, गांव तो किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। तो ऐसा पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, ऐसे पूर्वाग्रहों का उन्मूलन कर देना चाहिए। अध्ययन की विषय सामग्री को परिभाषित करना चाहिए। तो सामाजिक तथ्य आप जिनका अध्ययन करने जा रहे हैं उसकी जो विषय सामग्री है उसको बेहतर तरीके से परिभाषित कर देना चाहिए। ये क्या थे? ये सामाजिक तथ्यों के अध्ययन करने के नियम थे, यानी कि उनके अवलोकन करने के नियम थे। इसमें आपको वस्तु वाला ध्यान रखना है ज्यादा अच्छे से। अब सामाजिक तथ्यों के प्रकार, तो दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के दो प्रकार बताए हैं। एक तो सामान्य तथ्य, दूसरा व्यातकीय तथ्य, और इसी को वो क्या बोल देते हैं? असामान्य तथ्य, ठीक है। देखिए, सामान्य तथ्य ये जितने भी अभी हमने सामाजिक तथ्य पढ़े, शिक्षा है, धर्म है, विश्वास, मूल्य, प्रतिमान, ये सब क्या है?
ये सब समाज के सामान्य तथ्य हैं, क्योंकि सामान्य रूप से सभी समाज में मिलेंगे। और दुर्खिम बोलते हैं इन सभी के साथ साथ आपको समाज में अपराध भी मिलेगा। तो अपराध को दुर्खिम बोलते हैं कि जब अपराध सीमित मात्रा में होता है, सीमित जितना कि होना चाहिए होगा ही सही। जैसे हमारा शरीर है, दुर्खिम ने समाज की तुलना किससे की है? शरीर से। तो शरीर में नॉर्मली, सामान्य रूप से कभी बुखार आ जाना, कभी सर्दी हो जाना, ये सामान्य रूप से क्या है? सर्दी मतलब शरीर के सामान्य लक्षणों की श्रेणी में सम्मिलित होते हैं। जैसे जब भी मौसम बदलता है तो लोगों को सर्दी जुकाम होता है, या कहना चाहिए कि जब बरसात के बाद कई बार मलेरिया डेंगू की समस्या आने लगती है, तो सामान्य तथ्य की श्रेणी क्या होती है? सुर्खियां बोलते हैं अपराध यदि उतनी सीमा तक पाया जाता है जितनी सीमा तक एक सामान्य रूप से मिलेगा। ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ पे अपराध ना मिले आपको, भले ही चाहे वो कितना भी कम मिले, लेकिन अपराध मिलेगा। तो अपराध को दुर्खिम ने सामान्य तथ्य माना है, लेकिन इनका ये कहना है कि यदि ये कैसा मिले? अधिक सीमा में मिले, अधिक मात्रा में, और इतनी मात्रा में मिले कि उससे पूरा समाज प्रभावित हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? व्यातकीय तथ्य या असामान्य तथ्य कहलाएगा। ठीक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए दुर्खिम ने आत्महत्या, क्या कहना चाहिए कि उसकी आत्महत्या, उसका रिसर्च किया था। उस समय यूरोप में एकदम से क्या हो गया था? आत्महत्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो दुर्खिम ने ये बोला था कि सामान्य तथ्य नहीं है, कैसा व्यातकीय तथ्य है या असामान्य तथ्य है। तो ध्यान रखिए, असामान्य तथ्य या व्यातकीय तथ्य कौन से? जब वो अपराध या विचलन या चोरी, कुछ भी जो कैसा मिले? जरूरत से ज्यादा मिले, ठीक, जो समाज के ऊपर बुरा प्रभाव डाल दे, वो क्या कहलाएगा? वो तुर्कीम के लिए व्यातकीय तथ्य है। तो ध्यान रखिए, आपसे पूछ सकते हैं सामान्य और व्यातकीय तथ्य दुर्खिम का कहना चाहिए वर्णन है। तो ये दुर्खिम का क्या था? सामाजिक तथ्य। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा? सामूहिक प्रतिनिधान। तो सामाजिक तथ्य को एक बार फिर से आप देखें, उसको पढ़ें। ठीक है, अलग अलग बुक्स से आप पढ़ सकते हैं। तो कहना चाहिए समाजशास्त्री विचारक, उनकी जो बुक्स है, मुखर्जी की आती है, दोषी एंड जैन की भी आती है, यहाँ से आप उसे देख सकते हैं। इग्नू के नोट से भी आप उसे पढ़ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।